दोस्तों, मिडिल ईस्ट में मौजूद भूमध्य सागर एक भूमिबंध जल निकाय है जो रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। भूमध्य सागर का नाम लैटिन भाषा से आया है जो है मार मेडिटेरेनियम सागर, जिसका अर्थ होता है भूमि से घिरा हुआ सागर या फिर भूमि के मध्य स्थित सागर, जिसको भूमध्य सागर या इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी के नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। स्थिति की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर मौजूद है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में भी देखने को मिलेगा, ग्रीनविच रेखा के पश्चिमी ओर। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की बात करें तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 46 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये मौजूद है, और देशांतर की यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 6 डिग्री वेस्ट से लेके 36 डिग्री ईस्ट तक ये जाता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। इस हिसाब से इसका टोटल क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर का हो जाता है, यानी कि 2.5 मिलियन। तो इससे आपको याद रखना है। औसत गहराई की बात करोगे तो लगभग 1500 मीटर ये गहरा है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है अनोनियन सागर, जो कि लगभग 5109 मीटर गहरा है। अब चूंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के ऊपर है, तो इसका न्यूनतम तापमान बोले तो लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस रहता है, और अधिकतम तापमान यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसे आपको याद रखना है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी टोटल लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर में फैली हुई है। तो इसका मतलब काफ़ी बड़ा सागर है ये। विशेष बात यह है कि ये जो सागर है ये 3 महाद्वीपों और एक महासागर से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ है यूरोप, एक तरफ है पश्चिमी एशिया और एक तरफ है उत्तरी अफ्रीका। वहीं अगर वेस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर भी नजर आएगा। तो एक महासागर से घिरा हुआ है और 3 तरफ 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इस हिसाब से टोटल 21 देशों से ये घिरा हुआ है, जिसमें अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इज़राइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की भी शामिल है। और साथ ही जो पैलेस्टाइन की गाज़ा पट्टी है उससे भी ये घिरा हुआ है, मतलब उसके साथ भी ये सीमा शेयर करता है थोड़ी बहुत। एक बात याद रखना, ये जो माल्टा है वो एक द्वीप देश है, तो मतलब इसी के अंदर मौजूद है। भूवैज्ञानिक साक्ष्य यानी कि सबूत ये बात मानते हैं कि ये जो भूमध्य सागर था वो कभी अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 5.9 मिलियन साल पहले प्लेटो के चेंजेस होने की वजह से धीरे धीरे ये सागर जो है वो अटलांटिक महासागर से कट गया, और एक टाइम ऐसा भी आया कि ये बिल्कुल सूख गया था, लेकिन फिर दोबारा एक बाढ़ आई जिसकी वजह से ये भर भी गया। तो इसका मतलब बहुत सालों से ये अटलांटिक महासागर से अलग है और व्यापारिक केंद्र बना हुआ है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो इस सागर के अंदर भी आपको छोटे छोटे सागर और छोटी छोटी खाड़ियां देखने को मिलेंगी। कुछ एक बड़ी खाड़ियां भी हैं, कुछ एक छोटी खाड़ियां भी हैं, जैसे कि लीबिया के आगे लीबिया का समुंदर है, लीबिया सी कहते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पर गल्फ ऑफ लॉयन दिखेगा आपको। यहाँ आपको मरमरा सागर भी नजर आएगा, एड्रियाटिक सागर भी नजर आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट गिब्राल्टर स्ट्रेट नजर आएगा। इसको जल डब्रू मध्य कहते हैं। इसी के माध्यम से ये किससे जुड़ता है? अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उससे ये जुड़ता है, तो इसको तो आप स्पेशली याद रखना। दूसरी तरफ इसका ब्लैक सी भी जुड़ता है, ये वाला जो रास्ता है इसको भी आपको याद रखना है। तो इसका मतलब टर्की से लेके स्पेन तक यहाँ पर जितने भी देश आपको नजर आ रहे हैं, इटली, ग्रीस, अल्बानिया, इन सब का जो व्यापार है वो इसी के थ्रू होता है। तो अब आप सोच के देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रास्ता हो जाता है ये। अब इन्हीं देशों ने कुछ एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो इसके ऊपर बना रखे हैं, जो इस पर ही खुलते हैं, जिसमें सबसे पहले स्पेन के 2 बंदरगाह आते हैं, जिसमें से एक है वालेसिया बंदरगाह। ये जो है स्पेन और यूरोप इन दोनों के लिए वैश्विक एक दरवाजा है एक तरीके से, कि यहाँ से व्यापार कर सके, तो ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। यूरोप, एशिया, अमेरिका, इन सभी के लिए एक मजबूत व्यापार मार्ग है, तो याद रखना है। जो ऑटोमोटिव, कपड़ा और विनिर्माण उद्योग है उस पर फोकस किया जाता है इस बंदरगाह के ऊपर। इसके बाद आता है बार्सिलोना बंदरगाह, ये भी आपका स्पेन के अंदर बना हुआ है। रसायन, ऑटोमोटिव और ऊर्जा, ये जितना भी उद्योग है इस पर ध्यान दिया जाता है। स्थिरता और नवाचार के लिए जाना जाता है। यूरोप में उन्नत रसद बुनियादी ढांचा है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद ग्रीस का एक बंदरगाह आता है जिसको पीरियस बंदरगाह भी कहते हैं। ये जो है शिपिंग, पर्यटन और खुदरा पर ध्यान देता है। सुएज नहर से निकटता है। चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की पहल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, तो इसे याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद आता है जेनोआ बंदरगाह, ये आपके इटली के अंदर बना हुआ है। ये जो है इटली का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व को आपस में जोड़ने वाला बंदरगाह है। ये जो है कंटेनीकृत सामान, तेल, थोक कार्गो,
पेट्रोकेमिकल्स, कपड़ा और भारी मशीनरी पर फोकस करता है, तो इसे भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद स्पेन का एक और बंदरगाह आता है जिसको अल्जेसिरास बंदरगाह कहते हैं। ये जो है ट्रांसशिपमेंट संचालन, तेल शोधन और मछली पकड़ना, इन सब के लिए जाना जाता है। जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है उसी के पास ये मौजूद है। अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच में व्यापार की सुविधा देता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक और आता है जो कि मोरक्को के अंदर है, जिसको टैंजियर मेड बंदरगाह कहते हैं। ये अफ्रीका का सबसे तकनीकी बंदरगाह है और बड़ा बंदरगाह है, उन्नत बंदरगाह है, तो इसे याद रखना है। यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका और एशिया, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑटोमेटिव, कपड़ा और रसद, इन सब के लिए इसको ज़रूरी माना जाता है। तो ये सारे बंदरगाह आपको याद रखने हैं। इसके बाद ज़रूरी समुद्री मार्गों के बारे में बात करें तो 3 मार्गों को आपको याद रखना है। सबसे पहले तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ये एक प्राकृतिक जलडमरू मध्य है, प्राकृतिक रास्ता है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति द्वारा ही बनाया गया है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ता है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर के लिए प्राथमिक प्रवेश निकास द्वार कहा जाता है इसको, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। भूमध्य सागर का पश्चिमी प्रवेश द्वार है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा है स्वेज नहर, ये कृत्रिम नहर है, इसको बनाया गया है, ये प्राकृतिक नहीं है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में ये रास्ता बनाती है। एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार के लिए सबसे छोटा समुद्री मार्ग इसे ही माना जाता है और साथ ही वैश्विक तेल व्यापार का महत्वपूर्ण चेक पॉइंट भी इसे ही कहा जाता है। लंबाई की बात करें तो लगभग 163 किलोमीटर लंबा है ये। 2015 में इसका विस्तार भी हुआ था और इस विस्तार के बाद लगभग रोज के 97 जहाज़ों की क्षमता इसके अंदर है, मतलब 97 जहाज गुजरते हैं। और साथ ही 2015 में 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल जो है वो यहाँ से आता रहा है, तो इम्पोर्टेंट रास्ता हो जाता है स्वेज नहर, बिल्कुल याद रखने वाली बात है। तीसरा और इम्पोर्टेंट रास्ता आता है आपका डार्डानेल्स और बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, ये भी प्राकृतिक जलडमरू मध्य है, इसको बनाया नहीं गया है। भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में जोड़ता है ये रास्ता, आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। साथ ही मरमरा सागर भी आप जा सकते हो इसी से। काला सागर क्षेत्र तक पहुंच है, महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है। 2015 में लगभग 2.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल यहाँ से जाता था, तो इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तीनों ही रास्ते आपको याद रखने हैं, क्योंकि तीनों जो हैं वो व्यापार को बहुत अच्छी तरह प्रभावित कर सकते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। आखिर में कुछ एक पर्यावरणीय अनिवार्यताएं हैं, उनका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि इस सागर के अंदर कुछ एक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहले तो प्रदूषण। भूमध्य सागर पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित जल निकायों में से एक है। विशेष रूप से यहाँ पर प्लास्टिक फेंकी जाती है, जिससे समुद्री जीव खा जाते हैं, निगल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको तकलीफ हो जाती है। अनियंत्रित शहरीकरण इसके आसपास हुआ है, बढ़े हुए समुद्री परिवहन हो रहे हैं, तलछट और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का सारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो हिल गया है, तो ये चीज़ एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस समुद्र में मौजूद 87% मछलियों की ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस पर बिना कोई भी ध्यान दिए हुए लगातार मछली पकड़ी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ का मरीन लाइफ बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर आ गया है। एक बात यह है कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि समुद्री हीट वेव जो आती है यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत सी प्रजातियाँ मर भी रही हैं और बहुत सी प्रजातियाँ जो है वो उत्तर की ओर प्रवास कर रही हैं, और ये चीज़ जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है, महासागर का अम्लीयकरण हो रहा है। जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण बढ़ रहा है, जिस वजह से पानी जो है वो अम्लीय होता चला जा रहा है, जो जीवों के लिए अच्छा नहीं है। जो जीव हैं वो मर रहे हैं। साथ ही जो प्रवाल भित्तियाँ हैं उनका निर्माण कम हो रहा है। आपको पता है जब पानी में अम्ल बढ़ जाता है तो प्रवाल भित्तियां बढ़ नहीं पाती हैं, ठीक तरीके से बन नहीं पाती हैं, जो बहुत बुरा है। अब तक का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो यहाँ की मरीन लाइफ ने ही झेला है। तो ये बहुत सही चुनौतियां हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि बहुत से देश, लगभग 20 से ज़्यादा देश जो हैं वो इससे व्यापार करते हैं। इसके अलावा दूर दूर के देश भी इसको अपना रास्ता बनाते हैं, तो इस जगह का मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हो जाता है भूमध्य सागर का बेसिक भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।